ज़रा बात करते हैं माली मुश्किलात की या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। आप कोई भी हुनर जानते हो, कोई भी डिग्री आपने ली हो, सबसे अहम चीज़ जो आपके लिए लाइफ में होती है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे। कई लोग कोशिश करते हैं कि वो बचत कर सकें, अपने सरमाए को बढ़ा सकें और ये उनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। कुछ लोग ट्रैवल करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, किसी का दिल चाहता है कि उसका अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो। हर शख्स एक एस्पिरेशन में है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बना सकता है। लेकिन आजकल की सूरत हाल में जब महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और हमारी आमदनी हमारे एक्सपेंसेस को मैच नहीं कर पा रही है, यानी वी आर अर्निंग द सेम मनी बट एट द सेम टाइम एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो लोगों के लिए अपने ख़र्चों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हुआ है। वो कहते हैं ना कि जी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये आज के हवाले से ही कहा जाता है। और वो चीज़ें जो शायद आप अफोर्ड कर पा रहे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि आपकी दस्तरस से निकलती जा रही है। सबसे बड़ा नुकसान इसमें मुझे लगता है कि हमारी नॉलेज इकॉनमी का हो रहा है कि हम में से अक्सर लोग कुछ नया सीखना, आगे बढ़ना या कुछ अपनी खुशी के लिए करना नहीं जानते। वी हैव बीन पुश्ड टू द वेरी बेसिक लेवल्स ऑफ सर्वाइवल कि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं और हमारे आज के मेहमानों से कुछ टिप्स भी लेते हैं कि क्या पैसे को देखने, बचाने, सरमायाकारी का जो रवैया है वो लोगों में तब्दील होता जा रहा है। हम पैसे की इज़्ज़त बहुत करते हैं। कल परसों मेरे शो पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी। किसी ने कहा कि आजकल का नौजवान अपने टीचर को, अपने उस्ताद को ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता क्योंकि वो बहुत यंग एज से फ्रीलांसिंग शुरू कर देता है, और अगर कोई उसके पास ऐसा स्किल है जो वो डॉलर्स में कमा रहा है तो बसा औकात वो अपने जो उस्ताद है उससे ज़्यादा कमा रहा होता है। तो फिर पैसे को मैनेज करना, किस तरह उसको हैंडल किया जाए, लाइफस्टाइल कितना फ्लैशी हो, ये सब चीज़ें आजकल बड़ी मैनेज कर रही हैं और हमें एक अजीब सी रेस में डाल रही हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी कराची स्टूडियो में हमारे साथ हैं मुज़ना अली, जो कि जनरल मैनेजर हैं ऑफ ट्रेनिंग्स एंड शी इज़ ऑल्सो अ सीनियर कंसल्टेंट विद लर्निंग माइंड्स। थैंक यू सो मच मुज़ना फॉर बीइंग हियर विद अस। और हमारे साथ मौजूद हैं हलीमा सैयद, हु इज़ एन असिस्टेंट मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन एट हेड हंटर एंड टेक्निकल रिक्रूटर। आपकी भी हमारे साथ होने का बहुत शुक्रिया हलीमा, ख़ास तौर पे बिकॉज़ यू आर द पर्सन हु मैचेस, आप एक मैच मेकर का काम करती हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड द यंग टैलेंट। तो आपसे पूछेंगे कि वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स ना सिर्फ इदारे के लिए बल्कि पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या तब्दीलियाँ हैं, क्या ट्रेंड्स हैं। बट बिगनिंग विद यू मुज़ना, पैसे की अहमियत तो बहुत है। मैं अक्सर जब हमारे यहाँ के यंगस्टर्स को कंपेयर करती हूँ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, शुरू में आप एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी आप देखेंगे जो 8-10 साल गुजर जाते हैं ग्रेजुएट करने के बाद काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि उन्होंने कितने एसेट्स बना लिए हैं या उनकी सेविंग्स कितनी हैं, तो ऐसा लगता है कि दे हैव नॉट पेड अटेंशन टू इट। सो व्हाट आर द ट्रेंड्स? हमारे यहाँ नौजवान पैसा बचाना, सरमायाकारी करना चाहते हैं? थैंक यू सो मच सिद्रा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये मुझे बताता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई अपने करियर की बिल्कुल शुरुआत में है तो वो स्ट्रगल करता है, हमें समझ आती है कि ठीक है अभी स्ट्रगल बनती है, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे लोगों को इदारों में और जनरली जब हम मिलते हैं तो लोगों को स्टक पाते हैं। वो एक ही जगह पे एक ही सैलरी के साथ बहुत तवील अरसा गुजारा कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल इसमें यह है कि इसका एक एंटीडोट ये है कि लोगों को अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बड़ा मुश्किल है तनकीद करना, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, दिस एंड दैट, और बहुत जो है आप आराम से ये तनकीद करते रहें, लेकिन अपने अंदर झांक के अपने स्किल्स को अगर आप डेवलप करें तो मेरे ख्याल से कि बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम द स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए स्किल्स आप एक दफ़ा फिर वही बात कर रहे हैं कि हासिल करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो भी आपकी आमदनी है उसके हवाले से हमारा रवैया, आपने बिल्कुल सही कहा। या तो आपने नया कमाना शुरू किया तो आप कोई नई सर्टिफिकेशन सीख लें, कोई नया स्किल सीख लें, कोई आपने शॉर्ट कोर्स कर लिया, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे आपके अपनी तनख्वाह आपके हाथ में आनी शुरू होती है, आप जिन चीज़ों को अपनी ख्वाहिश पूरी करने का नाम दे रहे होते हैं वो बेसिकली योर मनी इज़ जस्ट ब्लीडिंग अवे। हलीमा, क्या कहोगी कि यंगस्टर्स जब पहले अपनी नौकरी करते हैं तो वो पहले अपनी वार्डरोब को अपग्रेड करते हैं,
अपने मोबाइल को अपग्रेड करते हैं, जहाँ खाते या पीते हैं जिन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं उसको अपग्रेड करते हैं कि जी पहले अगर सस्ता या छोटा रेस्टोरेंट में जाते थे, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना चाहता हूँ। और तभी ये देखा गया है कि 5-6 साल की नौकरी के बावजूद यंगस्टर्स के पास सेविंग नहीं होती है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सिद्रा। यंगस्टर्स जो है वो इतने मैच्योर नहीं होते, तो उन्हें लगता है कि जब वो जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तो वो उनके लिए उनकी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। वो चाहते हैं कि वो अपने आप को ग्रूम करें और इवेंचुअली आप अपने जो बहुत पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो आप प्रोफेशनल करियर में भी सीखते हैं कि जिसमें आपको आइडिया होता है कि आपने किस तरह से स्पेंडिंग करनी है, क्योंकि उससे पहले आपको अब्बू के पैसे मिल रहे होते हैं या घर से पैसे मिल रहे होते हैं, आपको उस तरह से बहुत फ्री हैंड स्पेंडिंग करने की आदत होती है। बट व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग तो आपको रियलाइज़ होता है कि अर्निंग इतनी ईजी नहीं है और हमने पैसे किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। हम ट्राई करते हैं कि कुछ अपने पे भी स्पेंड करें, कुछ फैमिली पे भी स्पेंड करें, तो वी ट्राई टू बैलेंस इट आउट। बट ऑफ कोर्स वेर एवर यू आर वर्किंग, वहाँ पे आपने क्या पहनना है, हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ, उससे आपकी इमेज बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती है। सो इट्स ऑल्सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट भी होती है। यानी आप सही कह रही है हलीमा कि जहाँ आप जा रहे हैं, जिन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, वहाँ पे आप उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं। स्टूडेंट लाइफ में या तो आपने यूनिफॉर्म पहना होता है, या मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी देखूँ तो बड़ा रिलैक्स सा एक आपका कैजुअल बिहेवियर होता है। सिर्फ और सिर्फ जिस दिन आपने प्रेजेंटेशन देनी है, एग्ज़ाम है, या कोई ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट के लिए आ रही हैं, जॉब फेयर लग रहा है, तब आप अपना बेस्ट प्रिपेयर करके जाते हैं, वरना आप बड़े कैजुअल होते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए यकीनन अहम भी हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कराची से बात कर रहा हूँ, आबिद रजा है मेरा नाम। जी आबिद साहब, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें महंगाई का शोर है और आपका टॉपिक बड़ा रेलेवेंट है इस वक्त। हमें जो इनकमिंग हमारी आमदनी है वो तो फिक्स्ड है, और जो आउट गोइंग मनी है वो हमारे हाथ में है कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाती है। अब इसमें एक तो तरीका जो आपने फरमाया कि बजट बना लें, वेरी अप्रोप्रिएट, जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन हर आदमी को बजट बनाना नहीं आता, इतना अवेयरनेस हमारे यहाँ नहीं है। तो इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो यह है कि दूसरों के पीछे चलना छोड़ दें। पहली बात तो यही है कि दूसरे जो कुछ कर रहे हैं उनको कॉपी ना करें। सेकेंडली यह है कि जो ब्रांडेड चीज़ें हैं जिनमें हम एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहे हैं, 2-2 दफ़ा सेल टैक्स दे रहे होते हैं, 2-2 दफ़ा जनरल सेल टैक्स दे रहे होते हैं, बड़ी बड़ी शॉप पे हम जा रहे होते हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। घर में पानी उबाल के भी पी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि महंगा पानी बोतलों में खरीद के और घर में उसको इस्तेमाल किया जाए। देयर आर मैनी वेज, सेविंग के बहुत सारे तरीके हैं। एक कहावत ये थी कि सेविंग। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, बचत करनी चाहिए या सरमायाकारी करनी चाहिए? आप ये देखिए कि अगर आपके पास 50,000, 20,000, 10,000 रुपये भी हैं, पहले लोग कमेटी डाला करते थे कि चलें एक लमसम हमें अमाउंट मिल जाएगा, कुछ लोग उसको बैंक में ही सेव करना चाहते हैं। लेकिन अब आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आपको ये कहा जाता है कि जो आपकी बचत की का सरमाया है वो मज़ीद बढ़ भी सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। आप क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। असल में हमारे यहाँ बचत का तरीका मुख्तलिफ है। बचत हम उस वक्त करते हैं कि सारे खर्चे करके जो 4-5 रुपये बच गए उसे हम बचत कहते हैं। बचत का ये कॉन्सेप्ट दुनिया भर में नहीं है। बचत ये है कि आपने अपनी तनख्वाह का 20%, 40% पहले सेव करना है, उसके बाद जो 60%, 50% बचा है वो खर्च करना है। बिल्कुल सही। तो हम असल में अपने खर्चों को कंट्रोल करें और सेविंग को फिक्स करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसी से एक और बात मेरे जहन में आती है हलीमा, हम ये तो लोगों को बताते हैं कि इन्वेस्ट करो, सेव करो, एक्सपेंसेस को मैनेज करो। हमारी कम्युनिटी का एक बहुत खूबसूरत जो मुझे एक एंगल लगता है वो हमारी चैरिटी, हमारी फिलैंथ्रोपी भी है। हम यंगस्टर्स को ये भी नहीं बताते कि जो आपकी अमाउंट है उसमें आपने कितनी चैरिटी करनी है। लेकिन पता नहीं, ये शायद हमारे ख़मीर में, मुझे लगता है कि जिस शख्स की जितनी बिसात होती है वो उस हवाले से सदका, डोनेशन, अतियात ये ज़रूर कर रहा होता है। आप कैसे देखती हैं इसको? अच्छा, मेरा भी ये पर्सपेक्टिव है कि आपको अपनी इनकम का 10% जो है वो डोनेट करना चाहिए, चैरिटी में करना चाहिए। सदका भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ द वर्ल्ड यू आर लिविंग इन करंटली, यहाँ पे जेलसी, हसद और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपकी सराउंडिंग्स में।
तो मुझे लगता है कि एक तो ये आपको पॉजिटिव साइड के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपको वहाँ पे एक सिक्योरिटी फील होती है कि आप अल्लाह ताला के साथ भी अपनी इनकम शेयर कर रहे हैं, तो आपकी वो एक कहते हैं ना कि रिस्क पाक होता है जब आप अल्लाह ताला के साथ शेयर करते हैं। और आपकी सेंस ऑफ कम्युनिटी जो है बिल्कुल, इसमें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी है हलीमा। हमें ये हमेशा बताया गया है कि हमारी ही तनख्वाह में अल्लाह ताला ने इनका भी हिस्सा रखा है और आपके ने जो अंडर सर्व्ड है उनका हिस्सा है और आप एक वसीला बनते हैं। सो इट कनेक्ट्स यू टू योर हायर पर्पस एज वेल। एक और कॉलर है हमारे साथ, आइए उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची से बात कर रहा हूँ, ख्वाजा शाहिद। जी शाहिद साहब, मैं कह रहा हूँ कि बचत आदमी, जितनी आदमी की कमाई उसके मुताबिक आदमी इंसान को खर्चा करना चाहिए। हाँ जी। बचत करने चाहिए आदमी की ये नहीं फजूल पैसा ज्यादा कमा लिया, खर्च कर दिया। आदमी को अपने फ्यूचर में अपनी बीमारी का भी सोचना चाहिए पहले ही, वो कामयाब रहते हैं। जो अपनी बजट में 25% 50% बचा के चलते हैं वो कामयाब रहते हैं। जो 1 रुपया कमाएंगे 100 रुपये खर्च करेंगे वो जिंदगी भर होता है। वही हाल हमारे मुल्क का भी है। हमारी मुल्क की कमाई कम है तो हमारे गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा, इसलिए तबाही की बात चले गया। शायद साहब, बचत करना एक घर में किसका काम है, मर्द का काम है या औरत का काम? ये दोनों का काम है, दोनों का ही चलेगा। गाड़ी के 2 व्हील होते हैं कि स्कूटर के 2 व्हील होते हैं कि 1 व्हील होता है, दोनों को कामयाबी करेंगे। दोनों सोच समझ के चलेंगे, अल्लाह ताला कामयाबी देगा, बरकत देगा। हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ो तो कामयाबी अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। बेशक, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। मुजना से मैं यही सवाल करूंगी कि मर्द और ख़वातीन दोनों का पैसे को कमाने का, खर्च करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, लेकिन सरमायाकारी और बचत किसकी ज़िम्मेदारी है? ख़वातीन अक्सर बचत कर रही होती हैं, मर्द अमूमन सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो इस पर बात करते हैं जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, माने या ना माने मुख्तलिफ अब आपके पास हालांकि बैंक्स ने स्कीम्स शुरू की हुई हैं, बहुत सारी बड़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनीज ये कहें कि मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए अब हमने ज़बरदस्त प्रोग्राम्स लॉन्च किए। लेकिन हम ऑफलाइन बात कर रहे थे मैं और मुजना गाइडेंस एक जैसी नहीं होती। आप अपना किस्सा बता रही थी, मैं अपना दुखड़ा रो रही थी। आपने गाड़ी ख़रीदी, आपको लगता है कि ये जो डीलर्स होते हैं या गाइड करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं वो मर्दों को एक अलग तरीके से एंटरटेन करते हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज़ को आंसर करते हैं, उनको फ़ायदा नुकसान एक अलग अंदाज में समझाते हैं। ख़वातीन के लिए इतनी मेहनत कोई नहीं करता, तो हमारे लिए बचत करना या इन्वेस्टमेंट करना भी एक बहुत बड़ा बबाले जान है। बिल्कुल सही कहा आपने सिद्रा। असल में होता ये है कि कितना भी कोई खातून चाहें कि वो जाके इन्वेस्ट करें, जो आप कह रही थी ना कि बचत और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, वो कितना भी कोशिश करें लेकिन एक डर साथ में लगा रहता है, क्योंकि जिनसे गाइडेंस ली जाती है, जिनका काम है, जिनको इस बात के पैसे मिलते हैं, वो ख़वातीन को गाइड नहीं करते हैं। आपके एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस में ये हमने देखा कि वो आपको जो कॉस्मेटिक्स है उसके बारे में बताएंगे पर उसकी अंदर की बात वो आपको बताएंगे ही नहीं। एंड दे हाइड देम व्हेन दे सी के कोई खातून अकेली आई हैं या 2 ख़वातीन साथ में आई हैं। तो एक हजरत का साथ में कहना बड़ा अजीब लगता है कि आजकल के ज़माने में भी ऐसा है। अच्छा, थिंक अबाउट इट कि यू एंड आई आर वर्किंग वुमेन, यानी हमने तो, और यही आप अगर थोड़ी कोई बेचारी अगर यंगर कोई खातून है जो बाहर काम नहीं करती, इतनी पब्लिक डीलिंग नहीं करती या फाइनेंस को नहीं समझती, उसके लिए तो आज से 2 साल पहले तक बैंक अकाउंट खोलना भी दुश्वार था कि पहले जी फलाना लेटर लेके आओ। अब वैसे बड़ा आसान हो गया, तो जिन ख़वातीन का बैंक अकाउंट नहीं है प्लीज़ अकाउंट खोलिए, और घर में किसी गुल्लक या किसी तकिए के नीचे पैसे रखने से बेहतर है आप अकाउंट पे रखें, ताकि खुद ब खुद उस पर कुछ तो प्रॉफिट आपको जनरेट हो। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सैयद मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी अशरफ साहब, क्या कहेंगे? ये अच्छा टॉपिक आपने रखा है माशाल्लाह, शुक्रिया। असल में मसला है महंगा उसमें है कि सूरह रोम में कि बहरोबन में तलातुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तो ये महंगाई या जो भी परेशानी होती है हम लोगों की खुद साख्ता ही होती है, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा नहीं है। तो इसके लिए ये है कि जो भी मर्द औरत दोनों ही काम है बचत करना, और जरूर बचत करे, चाहे वो। अच्छा, आज के दौर में अशरफ साहब आप क्या समझते हैं मर्द की? देखिए, हमारे दीन की ही रूह से अगर देखा जाए तो कहा जाता है बेहतरीन तुम्हारी कमाई वो है, आमदन वो है जो तुम अपने घर वालों पे, अपनी अहलिया पे, अपने बच्चों पे खर्च करो। फिर उसमें भी मज़ीद बताया गया है कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेहतरीन चीज़ जो वालिदैन या एक वालिद अपनी औलाद को दे सकता है वो बेहतरीन तालीम है। लेकिन आज 2023 में हम देखते हैं कि घरों में किस बात पर लड़ाई हो रही है कि आपने अभी तक अपना मकान नहीं बनाया
बनाया, हम अभी तक किराए के मकान में रहते हैं, हमारे पास छोटी गाड़ी क्यों है, हमारे पास ब्रांडेड मोबाइल नहीं है। तो मर्द की आज सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल जिम्मेदारी, वो क्या है आपके ख्याल में? आज भी सबसे पहले वो घर बनाए, प्लॉट खरीदे, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये घर वर का जो मामला है ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी के मामला है। ये बड़े बड़े महल वाले ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बेचारे। तो असल चीज़ तो ये है कि असल कमाई जो है। हेलो जी, आपकी बात सुन रही हूँ मैं, फरमाइए। हाँ, तो असल तो मामला ये है कि इंसान अपने किरदार, अपने अखलाक, अपने हालात को इस्लाम के ताबे रखे, मुसलमानों का फर्ज है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपकी बात से उसूली तौर पे थेरेटिकली बिल्कुल अग्री करती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि जब 5 तारीख महीने की चढ़ती है ना और किराया देना होता है मालिक के मकान को, और बिजली का और गैस का, पानी का बिल आया हुआ होता है, तब इंसान यही सोचता है कि यार या तो अब्बू बना लेते घर, या आज मेरे पास कोई मीन्स हो जाए कि मैं जल्द से जल्द अपना घर बना सकूँ। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। हलीमा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की है कि वो बच्चियाँ जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पैसे जमा करती हैं, अच्छी सेविंग्स कर रही हैं, इवन लड़के भी, आजकल एक नया ट्रेंड ये है कि अपनी शादी के लिए खुद ही फंड इकट्ठा करो। तो अगर आपने 3 साल 5 साल मेहनत की है, पैसे कमाए हैं, तो ये सारे के सारे पैसे एक वेडिंग पार्टी पे या वेडिंग के मुख्तलिफ फंक्शंस में ख़र्च हो जाते हैं, जिस भी नौयत की आप करना चाहें। आपने मेहंदी भी करनी है, आपने शादी भी करनी है, उसके बाद थोड़े से पैसे बच गए तो कोई हफ्ते की छुट्टी के लिए, सैर व तफरी के लिए चले जाएंगे। क्या ये एक समझदार मूव है एक नौब्याता जोड़े के लिए कि बेचारों ने मिलकर जो भी अपने अपने यानी यंग एज में की है, तो 2-3 साल काम करते हुए हुए होंगे, अभी तनख्वाह भी कम है, जो भी जमा किया है वो सारे के सारे शादी पे खर्च कर दिए जाएं? क्या कहेंगी? नहीं, जो भी जमा किया सारे तो शादी पे खर्च नहीं करने चाहिए। डिपेंड करता है कि आप खुद कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन इज़ हाउ मच कंट्रीब्यूटिंग फॉर दिस। और मेरी तो कोशिश यही है कि सादी सी शादी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव कि ये एक राइट यूज़ ऑफ मनी नहीं है, बिकॉज यू नो यू आर जस्ट शो केसिंग इट। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि उनके पास इतना रूम है कि वो शादी पे यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सेविंग की हुई है, एक मेहनत से पैसे जोड़े हुए हैं, इट टुक देम ईयर्स टू सेव द मनी, तो उनको वो अपने पास सेव रखने चाहिए और कभी भी अपनी पूरी स्पेंडिंग किसी भी चीज़ पे यूज़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे मैं सलाम पेश करती हूँ उन तमाम यंगस्टर्स को जो अपने घर वालों पे बोझ नहीं डालना चाहते। बहुत सारी बच्चियाँ और बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता है कि अभी वालिदैन बूढ़े हैं, उनकी रिटायरमेंट में कम वक्त रह गया है, फैमिली की सेविंग्स कम है, हमारे बहन भाई अभी पढ़ रहे हैं, तो वो एटलीस्ट एक कंपैशन, एक एहसास रखते हुए ख़ुद पैसे जमा करने लगते हैं। लेकिन यही सवाल मुज़ना आपसे करना चाहूँगी, जो बच्चियाँ अपनी तमाम सेविंग्स अपनी एक शादी पे खर्च कर देती हैं और इस बात पे बड़ी खुशी खुशी खर्च करती हैं कि यार महंगा सैलून से मेकअप ही सही, ड्रेस महंगा सही, लेकिन ये मेरी खुशी है, ये मुझे करना चाहिए। आप क्या मशवरा देंगी? मेरा मशवरा ये होगा कि देखें, अगर यही गोल है और इसी के लिए सेव किया तो कर लें खर्च, लेकिन एक बात याद रखें, एक छोटी सी टिप, कि जैसे कि सैलून का मेकअप है जो कि 30,000 का है, 35 का है या 60,000 का है, भाई आजकल तो उससे भी ऊपर तो वैसे ही 3 मेकअप और करने के लिए पैसे होने चाहिए, सही है ना। जोड़ा लाख का है तो वैसे 2 और जोड़े यानी कि 3 लाख होने चाहिए, फिर लाख निकालें। हाँ। अब ये अपने लिए एक पैरामीटर रख लें और इसके बेसिस पे आप खर्चा करें। इसको और आसान कर देते हैं। आपके कहने का मतलब है अपनी सेविंग्स में से सिर्फ 1/3 कोई ऐसी बड़ी चीज़ पे 30%, 33% आप खर्च करें, बाकी जमा रखें, बाकी वरना आप सोचें है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, हाँ, ले ही नहीं सकते। ये अपने आप को बजट में रखने की बड़ी ज़बरदस्त टिप है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जावेद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ, रिस्क फाउंडेशन कराची से। जी जावेद साहब, क्या कहेंगे? हमारी एक छोटी सी फाउंडेशन है जो लोगों की किफालत के लिए काम करती रहती है, वेलफेयर के प्रोजेक्ट भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास की खवातीन हैं उनके घरेलू खर्चात में बचत हो सके। सही। तो एक हमारी सस्ती रोटी की स्कीम है जिसमें हम सस्ते दामों या मुफ्त आटा सप्लाई करते हैं, जिससे वो खवातीन अपनी जो घरेलू जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसको मीट करती हैं और अपने मोहल्लों में वो बेचती हैं 40 रुपए में 50 रोटियां। तो इससे काफ़ी वो बड़ी पॉपुलर स्कीम हो रही है इतने इलाकों में, बिल्कुल, और बचत बढ़ रही है। कई तरीके हैं, देखें, अर्ली नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमेशा देखना चाहिए।
अभी हमारी एक गारमेंट बिजनेस है, उसमें हमने रैक्स की तलाश की तो हमें 20,000 की कोटेशन थी। फिर हमें एक जगह मिली जहाँ से हमें सिर्फ 4,000 में हमें रैक्स तो मिल गए। तो लोग जरा जल्दी कर देते हैं अखराजात करने के अंदर, अगर वो थोड़ी तहम्मुल से काम लें और नेक्स्ट। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप आपने दी है जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कि कई दफ़ा हमारा ख़र्चा ज़्यादा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम तहम्मुल के साथ मार्केट रिसर्च नहीं करते। अच्छा, इसमें कॉस्ट वैरी करेगी, कई दफ़ा कन्वीनियंस भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, बड़ा फैक्टर होता है आपके डिसीजंस में। आप कहें कि ठीक है मंडी में बहुत ज़्यादा सस्ती मुझे सब्ज़ी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ जाने का जो ईंधन है, जो पेट्रोल लगेगा मेरी गाड़ी में, इससे बेहतर है कि मैं घर के करीब वाली जगह से कोई चीज़ ख़रीद लूँ। तो कन्वीनियंस बहुत मैटर करती है, लेकिन हाँ, जब भी आप तहम्मुल के साथ कोई लेन देन का मामला करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आपको बेहतर डील मिल सके। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मुज़ना, जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। हम सफ़ेद पोश तबके की जब भी बात करते हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी लाइफस्टाइल दे सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि वो वालिदैन जो कमा रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो कमाई का पोर्शन है 2 चीज़ों पे ख़र्च होता है। एक तो घर में खुराक और खाने पीने की अशिया पे, दूसरा बच्चों की पढ़ाई पे। आप क्या रेकमेंड करती है लोगों को कि बड़े स्कूल, अच्छे स्कूल की चाह में जो हम महंगी फ़ीस देते हैं, ये आजकल की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें कैसे आना चाहिए? यानी बेस्ट स्कूल में आप भेज तो देते हैं बच्चे को, लेकिन आपके पास इनकम इतनी है कि बच्चे की फ़ीस हो सकती है, किताबें हो सकती है, उसकी पढ़ाई का ख़र्चा निकल सकता है। उस स्कूल में आने वाले और जो बच्चों का लाइफस्टाइल है वो आपका बच्चा मैच नहीं कर पा रहा, तो ऐसी जगह भेजना और बच्चे को ये कहना कि बेटा तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, क्या ये सही है, गलत है? कैसे देखती हैं आप इसको? मुझे ऐसा लगता है ये ख़ुद को और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और तकलीफ़ में डालने वाली बात है। इस पे भी आप यही सोचें कि आपने स्कूल में तो डाल दिया, लेकिन उस स्कूल में डालने के जो अलग अखराजात होते हैं, यानी कि बच्चे को जी लवाजमात जो होते हैं, और फिर ये कि बच्चा कॉन्स्टेंटली एक अपने घर से उठ के एक ऐसे स्कूल में जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सो इट्स इक्विवेलेंट टू भाई किसी की शादी जो है वो 2 लाख में भी हो जाती है और किसी की शादी वो 10 लाख में होती है। तो आप सोचते हैं कि जिसके पास जितना है वो उतना ही करे। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है माँ बाप ने कि बच्चों को बहुत ही अच्छे स्कूल में डालना है और उसके अलावा गुजारा नहीं है। प्लीज़ देखें कि कितनी आमदनी है और उस हिसाब से कौन सा बेहतरीन स्कूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, जिसको आप मेंटेन कर सकें इन द लॉन्ग रन। लेकिन मैं बताऊं, यहाँ पे बहैसियत एक सोसाइटी के हमें ये भी सोचना चाहिए कि स्कूल का मतलब क्या है। स्कूल एक माशरे की अक्कासी करना चाहिए, जहाँ पे हम यूनिफॉर्म इसलिए नहीं पहनते थे कि यूनिफॉर्म भी एक डेजिग्नेटेड दुकान से आपने 6,000 रुपये का लेना है और हर 3 महीने बाद लेना है और साल में आपके 4 यूनिफॉर्म होने चाहिए। यानी मैं हैरान हो जाती हूँ देखते हुए कि अब स्पोर्ट्स डे का अलग यूनिफॉर्म है, फलानी एक्टिविटी डे का अलग यूनिफॉर्म है। दिस इज़ एडेड प्रेशर ऑन द पेरेंट्स। ऑन द अदर हैंड, यूनिफॉर्मिटी का मतलब था कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप माशरे के किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके घर में मुर्गी बनती है या दाल बनता है, आप सब एक जैसे हैं। लेकिन हमारे स्कूल्स ये इन्फॉर्मेशन पास डाउन नहीं कर पा रहे हैं और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सिद्रा? जी वेरी वेल। हु इज दिस? दिस इज फैसल अली खान फ्रम कराची। जी फैसल, क्या वांट टू ऐड के आप लोग इन्वेस्टमेंट्स की और बचत की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड इज वन एरिया वेयर पीपल डू नॉट इन्वेस्ट इन आवर कंट्री एज मच एज दे शुड, क्योंकि जो है म्यूचुअल फंड का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं और मेरे पास 100 रुपये हैं तो हम शायद 200 रुपये को मिला के ज़्यादा बेहतर रिटर्न कमा सके। लोगों का शायद थोड़ा ट्रस्ट वो म्यूचुअल फंड्स को जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से कंफ्यूज कर देते हैं, विच इज नॉट द केस एट ऑल। तो अच्छा, इसमें बहुत सारे अभाम पाए जाते हैं। फैसल, आप ही से अगर इस बारे में बात कर लूँ, कई लोग स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड्स को, ये ना खुदा ना खासा, मुझे ये बात कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है, लेकिन उसको जुए के मुतरादिफ समझते हैं कि जी ये तो एक बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। ऑन दी अदर हैंड, आज 75 साल गुजर जाने के बावजूद, 2023 में होने के बावजूद, हम समझते हैं कि सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट क्या है कि अगर हम सोना ले लें या हम घर ख़रीद लें या कोई अपार्टमेंट ख़रीद लें। ये कब तब्दील होंगे हमारे रवैये? एक्चुअली देखें, वैसे तो अगर आप नेचुरली देखें तो देयर शुड बी ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। मैं अपनी मतलब बेटी को भी पढ़ा रहा होता हूँ तो वो नीड और वांट्स के जो है ना वो उसके अंदर डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो यू शुड फर्स्ट सब्सक्राइब टू योर नीड्स
and then go towards your wants. बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब कॉल करने के लिए। यही बात अगर हलीमा आपकी तरफ लेके आऊँ हमारे, अच्छा बल्कि एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। क्लोजिंग थॉट ब्रेक से पहले की यही है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जंगल का कानून है जी, कई चीज़ों में जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप ज़िंदगी भर की कमाई जमा करके एक अपार्टमेंट में लगाते हैं, कल को नहीं पता उसके कवायद और ज़वाबित को उसने फॉलो नहीं किया, पूरी की पूरी इमारत गिरा दी जाती है। या पता चलता है कि जी फलाना जो जगह है, जो हाउसिंग स्कीम है वो मुतनाज़ा हो गई है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। इससे भी अगर आप बच गए और आपने घर ख़रीद लिया, तब भी कोई ना कोई उस पर कब्ज़ा करके बैठ जाएगा और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपके जो घर है ना, आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर भूत प्रेत है, इसलिए वो बिक नहीं रही है। सो ऑल ऑफ दिस इज़ लाइक अ जंगल एंड पाकिस्तानी स्टिल डोंट नो। जो हमारा मुतवस्सित मिडिल क्लास सबका है उसको नहीं पता कि वो पैसे कैसे बचाए, ज़रूरियात कैसे पूरी करे और कहाँ इन्वेस्ट करे। हम बड़ी एक फ़िलोसॉफिकल डिबेट कर रहे थे कि अगर आप प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेविंग्स आर अ ब्लीडिंग फ्रॉम योर इकोनॉमी, क्योंकि वो पैसा पार्क हुआ हुआ है और वो पैसा कहीं इन्वेस्ट भी नहीं हो रहा, रोल भी नहीं हो रहा, उस पर आपको भी कोई मुनाफा नहीं मिल रहा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जिस तरह से हमारी करेंसी की कदर गिर रही है, तो आज जो उसकी क़ुव्वत ख़रीद है, जो उसकी परचेजिंग पावर है, ऐसा नहीं लगता कि 3 साल बाद 2 साल बाद उसकी वो परचेजिंग पावर होगी जिस तरह से कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो फिर करें तो क्या करें? एक ऑप्शन आपके पास म्यूचुअल फंड्स का हो सकता है, कमिटीज़ का हो सकता है, एसेट्स का हो सकता है। अच्छा, मैं एक इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर एक किताब पढ़ी थी, तो उसने कहा कि मिडिल क्लास तबके की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम एसेट नहीं बनाते, हम लाइबिलिटीज़ ख़रीद लेते हैं। यानी जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं ना कि हम किस्तें अदा कर रहे हैं, इसकी हमने घर बना लिया, उसके बाद हमने हाउस लोन लिया था, वो हम अदा कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ हमने किस्त में ली है, एक्चुअली वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। क्योंकि वेयर एंड टेयर की वजह से हो सकता है जो चीज़, जो एसेट आपने लिया उसकी कदर भी गिर रही है, ऊपर से आपके गले में एक तौक है कि आपने उसकी किस्त अदा करती जानी है। और अगर काइबोर +2 है तो इंटरेस्ट रेट भी वैरी करेगा। आज इंटरेस्ट रेट जिस वक्त आपने लिया था हो सकता है 15% हो, एंड इंटरेस्ट रेट जम करके अब 24% हो गया है, तो फिर अब आप क्या करेंगे? तो ये सारे मामलात भी इसमें होते हैं। मैं बिल्कुल अभी इस पर शैलो ऊपर ओवरव्यू से बात कर रही हूँ। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से खालिद महमूद बाजवा बोल रहा हूँ। बाजवा साहब, क्या कहेंगे आजकल बचत कैसे करें? आमदनी कम है, खर्चे कैसे पूरे करें? मैं कहता हूँ आमदनी जितनी भी कम हो, हर आदमी की आमदन उतनी होती है जितना उसका इकोनॉमिक सर्कल होता है, वह या जिस काबिल वो होता है कमाने के। ठीक है, बचत का सिर्फ और सिर्फ तरीका यही है कि गैर जरूरी अखराजात से बचा जाए, फजूल अखराजात ना किए जाए। अब अगर किसी जगह छोटे फासले पे जाना है तो गाड़ी से बचा जा सकता है, गाड़ी बंदर ना लेके जाए। दूसरा, आए रोज ये जो दूर दराज हम जाते हैं, गैर जरूरी तौर पर गाँव चले गए, अखराजात बचाए जा सकते हैं। फिर हम कपड़ों के चॉइस में भी अपने अखराजात बचा सकते हैं। असल में बचत जो है ये किसी प्लानिंग पे नहीं होती, बजट बनाने से नहीं हो सकती, बजट एक माइंड सेट की वजह से होती है। अगर हमारा माइंड सेट ठीक है कि हम बचत करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कोई वजह नहीं है कि हम बचत घर भी बन सकता है। कैसे बचत करें, मुझे बताएं। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, इस दफ़ा पूरे जो गर्मियों के महीने थे, सब लोगों ने पूरे पाकिस्तान में मिलकर हमने ये एहतजाज किया कि हमारे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। जो चीज़ हम पहले 10,000 20,000 का, अगर आपका बहुत आपने तीर मारा तो 30,000 रुपये का आपका एयर टिकट होता था। जो लोग किरायों की अगर हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद या लाहौर का, कल मैंने चेक किया है इस्लामाबाद की 10 दिन के बाद की टिकट तकरीबन 75,000 की एक प्राइवेट एयरलाइन दे रही है। I mean, और इसके अलावा अभी समरी गई भी है, सर्दियों के महीने में गैस की प्राइसेस जो हैं वो 200 से 300% ऊपर जाने का इंदिया है। ये गैर ज़रूरी अखराजात तो नहीं है ना, ये तो हमारी रोज़मर्रा की अब ज़रूरियात हैं। रोजमर्रा की जरूरियात नहीं है, हमने रोज फ्लाइट पे नहीं जाना। ठीक है। दूसरा, बिजली के बिल कई सालों के बाद सिर्फ इस साल इतने ज्यादा आए हैं। मैं पिछले 25-30 साल से गीजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज तक मुझे गीजर का बिल जो है इतना ज्यादा नहीं आया कि मैं अफोर्ड ना कर सकूं। हम रात को या सुबह सवेरे उठ के 6 बजे गीजर ऑन करते हैं और 10 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक हम गीजर बंद कर देते हैं। सुबह सारे घर वाले इस्तेमाल कर लेते हैं।
अब मैं सारा दिन गीजर चलाऊंगा तो फिर मुझे देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो आपने कहा कि स्मार्ट और इनोवेटिव तरीकों की तरफ जाना पड़ेगा, इन्हीं चीज़ों को टर्न अराउंड करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा हलीमा, आपके पास एक सवाल लेके आऊँगी। एक ज़माना था, अगर मैं अपने नाना दादा की बात करूँ तो वो हमेशा कहते थे गवर्नमेंट की या पक्की नौकरी लो। आज भी लोग पक्की नौकरी के ख्वाहिशमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पर्क्स होते हैं, उसमें पेंशन प्लान्स होते हैं। अब हुकूमत भी इन मरात को कम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर का तो क्या ही कहना, वहाँ तो तनख्वाह टाइम पे मिल जाए यही बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने भी तमाम मरात ख़त्म कर दी है। पहले लोग किराया भी दे देते थे, हेल्थ भी कवर कर देते थे, कोई पेंशन प्लान या प्रोविडेंट फ़ंड भी होता था। ये तमाम चीज़ें जब चली जाएंगी और एक इंसान की फ़ाल ज़िंदगी यानी उसकी रिटायरमेंट को आज भी अगर आप 60 साल की उम्र में कर लें तो हम कैसे कोशिश करें कि 60 के बाद भी हम एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें और उसके बाद भी अपने अखराजात, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकें। क्या कहेंगी? अच्छा, 60 साल तक जाने के लिए और ज़िम्मेदारी को पूरे करने के लिए ये बड़ा मैटर करता है कि शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो जॉब करना छोड़ देती हैं और वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाती हैं ऑलरेडी एक मेल के ऊपर। सही। और जब मेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस तरह से चीज़ें नहीं प्लान आउट कर रहा होता, बिकॉज़ मुझे लगता है कि स्पेंडर का बहुत ज़्यादा एक हाथ होता है सेविंग में या जिस तरह से भी प्लान करना है। लेकिन आप एक अच्छा प्लान कर सकते हैं कि आप किस कंट्री में रहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि हालात ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ फ्यूचर नहीं है अगर वो फैमिली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी फैलेसी है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा धोखा है जो हम खुशी खुशी अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि याद रखिए अगर आप पाकिस्तान में पैसे नहीं कमा सकते, आप दुनिया में कहीं नहीं पैसे कमा सकते। यहाँ तो हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ वो वाले लीगैलिटी और चीज़ें मसाइल मौजूद नहीं है। लेकिन वेरी क्विकली मुज़ना, कमिंग टू यू, आप क्या समझती हैं कि 60 साल तो फिर भी बहुत होते हैं और 60 साल में अभी आपके बच्चे बड़े हुए हैं यार, उनकी आपने शादियां करनी है, बहुत सारी और आपकी जिम्मेदारियां हैं, कैसे पूरी करें उनको जबकि रिटायरमेंट फंड, पर्क्स, मरात सब ख़त्म होती जा रही है? जब बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्या कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं है, इदारों की तरफ से सपोर्ट नहीं है। लेकिन एक चीज़ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करूँगी सबको कि अपनी जो भी आमदनी है उसके छोटा सा हिस्सा 1000, 2000, 3, मैं जानती हूँ किसी को 5000 महीने के उन्होंने एक फ़ंड में डालना शुरू किए और उससे वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन पूरी कवर कर रहे हैं अब, जबकि बच्चे यानी कि 16 साल उन्होंने 5000 हर महीने निकाले। शुरू में 5000 बहुत मुश्किल लग रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी आमदनी बढ़ती गई और 5000 इतना बड़ा मसला नहीं रहा। सही। अब अगर उन्होंने वो डिसीजन ना लिया होता उस वक्त तो बच्चों की पढ़ाई। बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त इतना ही है। इस तरह की मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, कवायद और ज़वाबित लागू हैं, उसके बारे में अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद इन टूल्स को ज़रूर यूज़ करें। बहुत शुक्रिया। मुज़ना हमारे साथ थी, हलीमा हमारे साथ थी। अल्लाह ताला सबकी आमदनी में बरकत पैदा करे और सबके लिए आसानियाँ करे। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।